जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। सुपर 55 सुपर 55 का ये 16वां एपिसोड है, जिसे लाइव क्लास में पूरा नहीं कर पाए थे नेट प्रॉब्लम के कारण। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में, कितना भी प्रॉब्लम हो, मैं आप सभी को कंटेंट उपलब्ध कराते रहूं। इसलिए आप सभी को भी प्रयास करना है कि आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या मैसेंजर, सभी के माध्यम से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए और आपका ये अपना प्लेटफॉर्म मजबूत हो पाए और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं उपलब्ध करवा पाऊं। और कोई भी विद्यार्थी बिना लाइक किए वीडियो नहीं देखा है, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। सभी विद्यार्थियों को लाइक करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मात्र 1 घंटा में 55 प्रश्नों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, एकदम तांडव के तरह। बड़ा ही मैदान है और ये पता आपको होगा कि ये 16वां एपिसोड हम लोग आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये चल रहा है। और ये सुपर 55 चलता रहा तो ग्रुप डी में रेगुलर हम पढ़ते रहे तो ग्रुप डी में मैथ को और रीजनिंग को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो बोले सर साइन कॉस या टैन कॉट या कॉसेक सेक बराबर होने का मतलब है कि थीटा का मतलब मान 45 डिग्री होगा। तो थीटा 45 हो गया तो यहाँ पर निकाल देंगे सेक 45। अरे भैया सेक 45 का मान √2 होता है, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होता है, नो डाउट। तो यहाँ पे हो गया √2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ते जाओ, तूफान की तरह बढ़ो। आज बड़ा एक कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा करके इसको लपेट देते हैं, देख लो। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को भी कमेंट करते जाना है। देखिए मजेदार है, क्या कह रहा है? उपरोक्त आकृति में BAC, देखिए थोड़ा सा पेन को पतला करके आपको बताते हैं। BAC, तब BAC, ई वाला कई डिग्री है? तो ये वाला है भैया 30 डिग्री। आगे बढ़िएगा, ABE, तो ध्यान दीजिएगा ABE, यहां पर ABE, ई वाला कितना है? 80 डिग्री है। और है DBE 50 डिग्री। अब DBE कौन है जरा समझिए, D से यहां चल देते हैं, DBE ये वाला है 50 डिग्री। अब आप ही लोग सोचिए, ये पूरा सरल रेखा पर 180 होगा, जिसमें ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये वाला 50 डिग्री होगा। अब ये 50 हो गया तो पूरा 50 और 50 100 हो गया, 100 ना हो गया जी। अब सोचिए ई 80, ई वाला त्रिभुज को देखिए, गौर से देखिए, ये 80 या 30, 80 30 110, तो ई वाला भाग मिला के हो गया भैया 70। ये कितना हो गया? 70। अब जरा गौर करिएगा, ये 70 हो गया तो ई दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, तभी नहीं पूरा सरल रेखा 180। अब जरा देखिए ई वाला क्या है? तो वृत्त का व्यास है, जिससे परिधि पर 50 डिग्री बन रहा है। तो इसी व्यास से, सॉरी, वृत्त का जीवा है जिससे परिधि पर 50 डिग्री, तो इसी जीवा से ई वाला बनेगा, तो यह तो 50 डिग्री ना होगा जी। एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होता है, तो 50 डिग्री, ई भी 50 डिग्री, तो ई भी 50 डिग्री। अब ई 50 ई 50, तो ई पूरा 100, और ई पूरा 180 में ई 70 और 50 120 हो गया, ये दोनों मिला के 120 हो गया, तो ई बच गया 60 डिग्री। अब इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में 50 और 50 100, आई 60 160, तो ई वाला कितना बचा? 20 डिग्री। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि कौन BCA, यही तो पूछ रहा है कि कौन BCE, मतलब ये वाला। तो कई डिग्री आ गया? 20 डिग्री। कितना आसान है यार, 20 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है, आप सोचिए, धुआं धुआं कर देंगे। आगे बढ़ जाओ, तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। आ जाओ, रीजनिंग आ गया। अब रीजनिंग को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर उसके आगे दिए गए 2 निष्कर्ष से या निर्णय ले कि उनमें से कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन पढ़िए, अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अब निष्कर्ष आइए, स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि कथन के अनुसार सोचे तो ये सही होना चाहिए। जैसी बोला समाज का बात किया, तो लोगों का, बिना लोग के तो समाज बन नहीं सकता। सिर्फ गांव रहेगा, धरती रहेगा, थोड़ी ना समाज, उसमें लोग होंगे, आदमी होंगे, तभी ना समाज। तो कहता है अनुशासन और स्वतंत्रता रहित लोगों के कारण ही अव्यवस्था फैलता है, समाज में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता अनुशासन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पहला सही, समाज में किसी को स्वतंत्रता अनुशासन नहीं है, ये कहना तो मुश्किल है। स्वतंत्रता अनुशासन तो है बहुत सारे लोगों में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं केवल एक अनुसरण करता है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन ए। नो डाउट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं।
रेगुलर बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपका सभी के सामने थर थर कांपेगा। बस आप सभी अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, कोई भी बच्चे वंचित न रहे। निम्नलिखित में से कौन संख्या 6 से विभाज्य है? तो बोले सर 6 से वही विभाज्य होगा जो 3 और 2 दोनों से विभाज्य होगा। तो 2 से तो सब कट रहा है, क्योंकि जो सम संख्या है वो 2 से कटवे करेगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? बोले सर बचपन से जा रहे हैं जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो देख लो ऑप्शन से देख लो किसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो गौर से आप मिलाइए तो ऑप्शन बी आएगा। 8 4 12, 12 3 15, 2 17, 1 18। वही एगो 3 से कटे रहा और कोई 3 से नहीं कटेगा। और अंतिम 8 है तो 2 से भी कट रहा है, यानी 6 से कटने वाला हो गया हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाकी और चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को दौड़ाते हुए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, गुणा करो। अब बहुत सारे बच्चे दशमलव आता है तो डर जाते हैं। अरे डरने की क्या बात है, दशमलव 2 4 है, 5 अंक के बाद है, उसका बाद में हिसाब करेंगे, पहले गुना करते हैं। 15 चौके 60 के 0, बचा कितना 6। अब 15 5 कितना हो गया 75, 6 कितना हो जाएगा 81। ठीक है 81। फिर से 15 चौके 60 के 0, बचा कितना? तो बोले सर बच गया हम लोग का 6। अब 15 5 75, 75 और 6 81। 5 अंक के बाद दशमलव था, 3 अंक तो ये वाला हो गया, 2 अंक आप दे दीजिए, इधर 0 दीजिए, उधर नहीं दे सकते। अब यहाँ पर 5 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, 4 है 5 अंक के बाद दशमलव। अब इधर वाला 0 नहीं भी लिखे तो 0.0081, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना आसान से आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नो डाउट, कैलकुलेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं। आगे दौड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 117 और एक अन्य संख्या का मातम स्वावर्तक 13 है, दूसरी संख्या इनमें से कौन नहीं हो सकती है? तो बोले सर 117 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 13। तो इसमें 13 कॉमन है, तो और बाकी जो एगो आंसर जो है उसमें 13 ही कॉमन नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा कॉमन होना चाहिए। तो ई तो बोलिए कि सर इसको तो हम लिख सकते हैं 13 गुने 13, तो ई दोनों का तो मासा 13 ही होगा क्योंकि 13 ही कॉमन होगा। इसको हम लिख सकते हैं 11 गुना 43, तो ये दोनों का 11 गुना 13, तो ये दोनों का भी मासा यदि 117 से उसको तुलना करेंगे तो यहाँ भी 13 ही कॉमन होगा। इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना 12, इसमें 13 तो कॉमन होगा लेकिन ये 9 और 12 में 3 और कॉमन हो जाएगा, मतलब ई दोनों का जो HCF हो जाएगा वो 13 ना होकर 39 हो जाएगा। तो यही तो बोल रहा है कि एगो 117 एगो और अन्य संख्या का जो मासा है HCF है वो 13 है। कौन है जो ऐसा संख्या नहीं हो सकता? यदि इसको भी आप चेक करिए तो 13 गुना 10, तो ई दोनों और 117 13 गुना 9 है, तो यहाँ भी 13 ऑप्शन मतलब मासा है। तो ए बी और डी वाला को उठाते हैं 117 के साथ तो HCF 13 ही होता है। सिर्फ 156 है, 156 लेते हैं और 117 के साथ तो HCF हो जाता है 39 हो जाता है, 13 नहीं होता है। तो यही बोल रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही चकराने वाला बात बोला है लेकिन आप 100% समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आज आप क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न दुकान के 50% बिक्री वालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही मतलब 3 माह में औसत 15 लाख रुपया बिक्री होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली प्रति माह औसत क्या है? तो पहले व्यक्तिगत वाला हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता प्रयोग में कितना खर्च कर रहा है? तो बोल रहा है कि 40%। देखिए ना, व्यक्तिगत सामग्री में कितना 40% बिक्री व्यक्तिगत, तो जितना 3 महीना में 15 लाख का बिक्री हो रहा है, 15 लाख का, इसका कई परसेंट? तो इसका 40%। 40% काटिए तो 15 चौक 60, 6 लाख होगा। कई लाख होगा? 6 लाख। तो ये 6 लाख तिमाही हो गया। पूछ रहा है प्रति माह औसत क्या होगा? तो बोले सर तिमाही पूछता तो 6 लाख, लेकिन प्रति माह तो ये 6 लाख 3 महीना में हुआ है, तो प्रति माह पूछ रहा है तो 3 से भागा दे दीजिए, यानी 2 लाख आना चाहिए। कै लाख आना चाहिए? 2 लाख, 2 पर 5 शून्य। क्लियर? व्यक्तिगत स्वच्छता पर खर्च कितना हो रहा है प्रति माह? 2 लाख रुपया। नो डाउट, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। नेक्स्ट चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 लपेट देते हैं। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या में कौन 3 से विभाजित है? तो जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा ऐसा आपको ऑप्शन बी मिलेगा। देखिए 3 1 4 4 2 6, और कोई मिलेगा ही नहीं, एक ऑप्शन हो ही गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए पूरा संख्या 3 से कटेगा। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह दौड़ाते हुए मैथ को।
बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा ही बारीकी से पिछला बार 2018 में सारे विद्यार्थियों को परेशान किया था। इस बार हम लोग इसको दौड़ाएंगे। ये क्वेश्चन किताब में देखिए सॉल्यूशन दिमाग चकरा जाएगा, दिमाग का दही बन जाएगा, लेकिन इसका स्पेशल छाट के 2018 के हार्ड क्वेश्चन के रूप में मैंने सॉल्यूशन भी दिया था। कह रहा है कि ए और बी, ए एंड बी मिलकर किसी काम को कर रहा है कितना में 1.8 डे में। तो हम इसको बराबर नहीं कर सकते हैं जोड़ के, लेकिन क्षमता को जोड़ सकते हैं। ए को क्षमता 1/a, बी का 1/a, तो यहाँ पर 1/1.80 पॉइंट काटेंगे। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5/9। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा तरीका है, ए मान लिया जाए जिस अनुसार से काम करेगा उसके अनुसार समय लेगा। तो अब दूसरा में आ जाइए, कहता क्या है, हालांकि दोनों मिल के करता था भले इतना आता, लेकिन बोल रहा हालांकि ए अकेले काम करता है और आधा काम को पूरा करता है। अरे भैया तो ए अकेले काम करके आधा कर देगा तो आधा बी के लिए छोड़ा होगा, यानी आधा ए आधा बी कर रहा है, तब जाके काम होता है कितना देर में, 3.75 दिनों में। यदि बी ए से अधिक कुशल है, हालांकि कोई मतलब नहीं है, तो बी ने खुद इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय। बोले सर क्या दिक्कत है, ए जितना क्षमता होगा उसके अनुसार समय, तो ये आधा काम किया, बी भी आधा काम किया, तब जाके कुल समय हो गया 3.75। अब पॉइंट काटेंगे तो बटा में 100 काट के हो जाएगा 15 से 25 बार में ही 4, 15/4। अब सोचिए यहाँ पे इसको हल करे के चक्कर में पड़ेगा तो चकरा जाइएगा। ऑप्शन से आइए, कोची से आ जाइए, ऑप्शन से, या तो आप निकाल सकते हैं इसको हल करके। हम लोग को निकालना क्या है कि बी ने खुद इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लिया, मतलब बी का निकालना है तो ए को हमें सेम करना पड़ेगा। तो a/2 है तो फिर उस हिसाब से तो ए अटक ही जाएगा, फिर फंस जाएंगे हम लोग। सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से। बी देखिए 3.3 है, 2.25 है, 2.7 है और ये 3 है, ये पूर्णांक है। सबसे पहले उस ऑप्शन को लो जो पूर्णांक है, तो सबसे पहले पूर्णांक वाला को लेंगे 3। तो यदि हम बी को लेते हैं 3, तब बी को 3 लेते हैं तो देखिए ए कितना आता है। बी का मान जैसे ही हम 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3, तो a गुना 1/2 बराबर 3/2, उधर 15/4 में घटेगा। 15/4 में जब 3/2 घटाइएगा तो एलसीएम 4 से भाग देंगे 15, 2 से भाग देंगे 2, 3 दूनी 6, 9/4 बचेगा। दैट मीन्स ई वाला बच रहा है a/2 बराबर इधर बच गया 9/4, 2 दूनी 4, यानी ए का समय आ गया 9/2। ए का समय 9/2 कब आया, जब हम चेक कर रहे हैं बी का मान 3 रख के। अब बी का मान रखे हैं 3 तो ए आया 9/2, बी का मान रखे हैं कितना 3 तो ए आया है 9/2। अब बी का मान 3 है, ए का मान 9/2 रख के इस इक्वेशन को चेक करेंगे। यदि सेटिस्फाइड हो गया तब तो ठीक है। तो चलिए 1/a और ए का मान 9/2 है तो 1/9/2 करिएगा तो 2/9 उलट के हो जाएगा, प्लस 1/b, बी का मान आपने 3 लिया है ऑप्शन से 1/3, इसको जोड़ के आना चाहिए 5/9, ये वाला आ जाना चाहिए। आएगा तब ठीक है, नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पर हो गया हम लोग का 9 में 9 से भाग देंगे, 9 1 होगा तो 2, 9 में 3 से भाग 3 कहें 3, 5/9 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि बी 3 दिन में काम को नास्ते नाबूद कर देगा। और सबसे आसान तरीका यही है, नहीं तो आप किताब का सॉल्यूशन देखिएगा, कसम से दिमाग चकरा जाए। कुछ नहीं किए हैं, आराम से ऑप्शन से पूर्णांक उठा लिए, जैसे कि सभ्य पूर्णांक रहता है तब तो आसानी होता है, लेकिन एक वो पूर्णांक है। तो यहाँ पर जब हम b का मान 3 रखे, लेफ्ट राइट किए तो a का मान आया 9/2। अब a का मान 9/2 इसमें रखे, b का मान 3 हल किए तो 5/9 आ गया, सेटिस्फाइड हो गए। कमाल है यार, 3-4 बार बनाओ। 2700 में इसका ताबड़तोड़ सॉल्यूशन दिया है मैंने। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर सही हो गया सी। नो डाउट आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह दौड़ते हुए। आ जाओ, यहाँ पे पहले पढ़ो कथन, उसके बाद निष्कर्ष। अपने दैनिक मजदूरी श्रमिकों से, मालिक कहते हैं, मतलब एक मालिक है, मतलब कंपनी का मालिक है, आपने यहाँ काम करवा रहा है, बहुत सारे मजदूर हैं, उससे मालिक क्या कह रहा है इसको ध्यान से सुनिए। देर से काम करने वालों को दिन के लिए अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको समय से ही काम करना है, एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। अब निष्कर्ष आइए, दैनिक मजदूरी श्रमिकों को दिन के अंत तक आवंटित कार्य पूरा करने की उम्मीद है। सही बात, मालिक जब बोल रहा है कि आपको दिया गया समय में ही काम को पूरा करना है, अलग से समय नहीं मिलेगा, यानी निश्चित है काम करेगा। देर से काम पर आने वाले हैं, देर से काम आने वाले हैं जिनको मालिक संबोधित कर रहे हैं, ये तो गलत है। देर से काम पर आने वाला को संबोधित थोड़ी नहीं कह रहा है कि काम समय से समाप्त होना चाहिए, एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा।
तो ये वाला गलत हो गया, केवल पहला सही, यानी हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह, तूफान के तरह आगे बढ़ो। आप भी तूफान के तरह शेयर करो, एक भी बच्चे वंचित नहीं रहना चाहिए। लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, आदत बन गया है लाइक और शेयर करने का, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप सभी का सहयोग और प्यार की वजह से ही एनर्जी आती है यार। यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालने का कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया कि अंतिम में 9 है, छोटा छोटा वीडियो मैंने डाला है वर्गमूल घनमूल निकालने का, वो सब देखिए। तो वर्गमूल का अंतिम में 3 या 7 होगा, क्योंकि कोई किसी का वर्गमूल निकालना है तो पहले से किसी ना किसी का वर्ग रहेगा, तो 3 का स्क्वायर ना होता है, 7 का स्क्वायर 49 के भी ना होता है। बहुत अच्छे, तो अंतिम 3 या 7 होगा, लेकिन कौन होगा अभी नहीं पता है, अब यहाँ से पता चलेंगे। 2 अंक काट दिए, बच गया 161। कितना ले कि उसका स्क्वायर करके 161 या उससे कम है, तो 13 का स्क्वायर तो 169 ज़्यादा हो जाता है, तो 12 लेंगे, लेकिन 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 144, ये 161, अंतर 17 का। तब जो अंतर है वो जितना का अनुमान लगा रहे हैं उससे बड़ा है तो बड़ा वाला लिखेंगे, उससे छोटा है तो छोटा वाला। फिर से अंतिम में 9 है, 3 7 का अनुमान तो लगा दिया, लेकिन कौन होगा पता नहीं। 161, 12 का स्क्वायर करते हैं तो उससे कम आता है, 13 ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। 12 का स्क्वायर 144, यह 161, अंतर ज़्यादा हो गया 17 का, तो 17 12 से अधिक है तो बड़ा वाला 127 हो गया वर्गमूल, इसका वर्गमूल हो गया 127। चुटकियों में लपेट रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाओ, तूफान के तरह मैथ और रीजनिंग को चीरते हुए। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, तो ज्ञात करो ना भाई, 1 2 3 4, आई बड़ा वाला 5 तो ऐसे ही देखिए, इसमें देखिए ये वाला 6, आई वाला 7, और कहीं नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 7। एकदम लपेट दो तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, कुछ तो होगा। अब कहता है कि जो दूसरों से भिन्न है उसको चुनिए। तो सतलज, रावी और चिनाब जो है ये सब सिंधु नदी का सहायक नदी है, सिंधु का सहायक नदी, जबकि यमुना है जो गंगा का। तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इस सब में समानता है। क्लियर है, तो यमुना हो गया। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। रक्षा, एक 27 दिनों में, रक्षा एक नाम है, रक्षा 27 दिनों में एक काम को कर सकता है। बढ़िया बात है, 27 दिनों में। कमाल का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। जबकि स्तर, एगो स्तर है, नाम बड़ा कमाल का है, रक्षा और स्तर। स्तर को खुद इस काम को करने में 45 दिन लगता है। बोले सर कोई बात नहीं है, टाइम बैक में आप बताए थे कि सबसे पहला काम करना बाबू क्षमता निकालना। क्षमता समय को उल्टा, 45 इधर 27 इधर, 9 5 45, 9 3 27, दौड़ा दौड़ा के मार। अब कहता है वे एक काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है। अब यदि बोलता है कि 9 दिन बाद छोड़ देता है, तो हम पूरा काम तो मान लिया जाए लेफ्ट में लेके चलते 27 5 135 या 45 3 135, और राइट में पहले 5 और 3 8 के क्षमता से 9 दिन लेके चलते। यदि बोलता 9 दिन बाद छोड़ता तो, लेकिन 9 दिन पहले छोड़ा है तो टाइम वर्क में स्पेशल ऐसा टाइम बताएं कि पहले छोड़ा है तो अलग अलग लेके चल दो। किसके बारे में बोल रहा है कि 9 दिन पहले छोड़ा है, तो बोल रहा है कि 9 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है, तो रक्षा 9 दिन पहले छोड़ा, यानी स्तर टी दिन क्या होगा तो टी माइनस 9 दिन क्या होगा, डी दिन तो डी माइनस 9। अब अलग अलग अकेले अकेले करा दीजिए। 5 के क्षमता टी माइनस 9, तो 5 टी और माइनस 9 5 45, अब प्लस ये 3 के क्षमता से पूरे दिन क्या होगा 3 टी, अब 5 और 3 8 टी, 8 टी बराबरी 45, माइनस आके इधर जुटेगा 135 में। कैलकुलेशन फास्ट करो, 180, 8 से 180 काटो, 22.5 बार में कट जाएगा। टी का मान 22.5 आया, तो बोल रहा है स्तर कितने दिन तक काम किया, तो स्तर शुरू से अंत तक किया है, हम लोग टी माने हैं, 22.5 दिन हो गया आंसर। टकाटक ये सब क्वेश्चन पहले से बनाए हुए हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। नेक्स्ट चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 भी लपेटते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं। लॉलीपॉप 5 ई 7 जी 7 2 9 9 2 11, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 के साथ एम होगा क्योंकि 13 एम का कोड है, सबका कोड ही लिख रहा है 13 एम, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए जी, तूफान की तरह लपेटते हुए। रानी और राधा विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि राधा उत्तर पूर्व दिशा में चल रही है तो रानी, तो उत्तर पूर्व के विपरीत क्या होता है, उत्तर के विपरीत हो गया दक्षिण और पूर्व के हो गया पश्चिम। उत्तर पूर्व के विपरीत दक्षिण पश्चिम, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो राधा उत्तर पूर्व, तो ये दिशा ये कौन हो गई, रानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर है, इसमें फिगर बनाने की क्या जरूरत है, उत्तर के विपरीत दक्षिण, पूर्व के पश्चिम। आगे बढ़ाते हैं। ये अपने दोस्त के आने का इंतजार में मॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, वह पूर्व की ओर सम्मुख है। अब देखिए
पूरब इधर होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण और यहाँ पश्चिम। ठीक है, एक ए है आदमी जो इधर मुंह करके, पूरब मुंह करके खड़ा है मॉल के दरवाजे पर, सम्मुख मतलब पूरब की ओर मुंह किया हुआ है। अपने दोस्त के लिए बाद में वह अपने सिर को दाहिनी घुमाता है। तो पूरब है तो दाहिनी घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर है ना दाहिनी होगा, तो दाहिनी घूमेगा इधर, यानी कि दक्षिण, दक्षिण घुमा रहा है अपने सिर को, उधर खड़ा है और ऐसे करके सिर दाएं घुमाया, यानी कि दक्षिण घुमा रहा है सिर को। अब दक्षिण तो बोला किस दिशा से बा अपने दोस्त के आने की उम्मीद, तब पूरब खड़ा, पूरब मुंह करके खड़ा था, दक्षिण घुमा दिया दाहिने, यानी कि अपने दोस्त को आने की उम्मीद कहां से कर रहा है, मतलब इधर से इसका दोस्त आ रहा होगा, इसलिए तो इधर देख रहा है किधर से दोस्त के आने की। तो बोले सर दक्षिण दिशा से उसका दोस्त आ रहा होगा, दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह आगे बढ़ो जी, सब क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय ले कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा या कौन से कथन पर्याप्त है। प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा या कौन से कथन पर्याप्त है। कथनों से जेड का मान ज्ञात करें। अब जेड का मान ज्ञात करने के लिए पहला कथन बोल रहा है ए प्लस जेड बराबर 19। अब ये तो मालूम है नहीं, जेड प्लस पी बराबर 12, यहाँ पी भी नहीं मालूम है, तो जेड किसी हालात में नहीं मालूम हो। यदि ऊपरे भी है नीचे भी है रहता तो ए कट जाता तो जेड मालूम होता, लेकिन दोनों जगह अलग अलग चीज है, तो जेड मालूम ही नहीं होगा तो कोई कथन पर्याप्त नहीं होगा। जब आंसर नहीं आया तो आंकड़े पर्याप्त हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी। तूफान की तरह आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। कुछ जगुआर चीते हैं, कुछ चीते तेंदुए हैं, समझिएगा। कुछ जगुआर जो है क्या है, चीते हैं, अब कुछ चीते जो है क्या है, तेंदुए हैं। कुछ चीते जो है तेंदुए हैं। अब आइए, हालांकि जगुआर और चीता में कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसमें अपने मन से है वाला भी सही नहीं कर सकते, नहीं है वाला भी सही, लेकिन दोनों हो गया तो या उत्पन्न होगा। कह रहा कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है, ये बोल रहा है कोई तेंदुआ जगुआर में कोई संबंध नहीं है, तो बहुत सारा बच्चा पहला आंसर मार देगा। जबकि तेंदुआ जगुआर में जब कथाने में कुछ नहीं है तो है कि नहीं उसको भी गलत मानेंगे। इधर कह रहा है कुछ जगुआर तेंदुए है, एक बार बोल रहा है कि नहीं है, एक बार बोल रहा है, एक बार बोल रहा है कि नहीं है, एक बार बोल रहा है, एक बार बोल रहा है कि नहीं है, एक बार बोल रहा है, यानी कि या करके ऑप्शन होगा। यानी हम कह सकते हैं या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर। जैसे कि कोई बच्चा बोला कि आर के सर पढ़ा रहे हैं, एक बोल रहा है नहीं पढ़ा रहे, यदि हम पढ़ा रहे हैं तो जो बोल रहा है हाँ उसका सही, नहीं वाला को गलत, यदि नहीं पढ़ा रहे तो नहीं वाला के सही, हाँ वाला गलत। तो एक ही चीज के बारे में घुमा फिरा के तेंदुए और जगुआर में बोला, एक बार है एक बार नहीं है, ऐसे एक के चीज को रहता तो गलत, लेकिन दोनों है तो या करके सही होगा। ये ध्यान रखना है, बार बार बताएं। आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20। द इंडिया वे नामक पुस्तक के लेखक, हालांकि जीके आ गया है, इसको आप मिला लीजिएगा ऐसे, एस जयशंकर, यहाँ पे आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 लपेट देते हैं। कह रहा प्रश्न आकृति में दिए गए प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी। तो बोले सर कौन बड़ा बात हो गया, अरे कौन बड़ा बात हो गया, देख लो पहला से दूसरा में समझ। त्रिभुज इस तरफ है उसको वो कोना में भेज दिया, तो वृत्त इस तरफ है तो ये कोना में, तो ये कोना में एक वृत्त है, ये है ऑप्शन नंबर सी। आप मिला लो, बढ़िया से मिला लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करो, कर देते हैं। 2 दूनी 4 गुना 2 किया है प्लस 1, यहाँ 5 दूनी 10 गुना 1 गुना 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 में से 9, यहाँ 9 दूनी 18 प्लस 1 19, तो यहाँ पर 2 से गुना करके 1 घटाएंगे, 19 दूनी 38 में से 1 जाएगा 37। एक बार गुना करके 1 जोड़ा, एक बार दुगना करके 1 जोड़ा, फिर दुगना करके 1 घटाया, फिर दुगना करके 1 जोड़ा, फिर दुगना करके 1 घटाया, ऐसे करके, तो यहाँ पे 37 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये स्पीड आएगा कैसे, यदि मठुआ की तरह चलेंगे तो नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को लगा कि सर बहुत तेज चलते हैं, तेज तो चलना पड़ेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे एकदम। लाइक करने में कमी नहीं करना है यार, एकदम तांडव करके शेयर करो, आपके लिए एक्स्ट्रा मैं मेहनत करता हूं जब प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ देखिए, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, एज का क्वेश्चन। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु के दुगनी होगी। कमाल है यार। देखो पहली बात तो ये क्या बोल रहा है कि अंकिता और अनु के बीच पहले से अंतर 2 वर्ष का है। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, ये तो 2 वर्ष का अंतर हो गया। 4 वर्ष बाद अनु की आयु, अनु 4 वर्ष बाद और अंकिता 3 वर्ष पहले, माने अनु को और 4 वर्ष बाद ले जाओ, अंकिता को 3 वर्ष और पीछे करो, तब जाके कह रहा है अंकिता की उम्र की दुगनी हो जाएगी। अनु के 4 वर्ष बाद की उम्र अंकिता के 3 वर्ष पहले की उम्र की दुगनी, मतलब 1:2। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष से तो पहले का अंतर है, क्योंकि अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटा है, और अंकिता को 3 वर्ष और पीछे ले जाएगा, अनु को 4 और बढ़ा दीजिए, तो अंतर जानते हैं कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 2 9 का अंतर हो गया।
यहाँ 9 का अंतर, यहाँ कितना का 1 का अंतर। अंतर की तुलना अंतर से पूछ क्या रहा है, अंकिता और अनु की वर्तमान है। तो अंकिता निकालना है तो 1 से, अनु निकालना है तो 2 से। तो यहाँ पर 9 का 9 हो गया, यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया। कितना हो गया 18। अब सोचिए, अंकिता निकला है 3 वर्ष पहले, अनु निकला है 4 वर्ष बाद, क्योंकि जिस समय का रेशियो है परिणाम उसी समय का। अंकिता 3 वर्ष पहले, अनु 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान में अंकिता और अनु निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वर्तमान में अंकिता एंड अनु। तो बोले सर कोई बात नहीं है, अंकिता 3 वर्ष पहले 9 वर्ष, तो वर्तमान में 9 3 12 वर्ष, चूंकि पहले है तो जुटेगा। अनु 4 वर्ष के बाद 18 वर्ष की होगी, तो वर्तमान निकालना, 18 में 4 घटेगा यानी 14 वर्ष। यानी अंकिता और अनु का एज हो गया 12 वर्ष 14 वर्ष। फिर से समझिए, बारीकी से समझिए, धुआंधार समझिए। अंकिता और अनु, कहता है अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, अंतर 2 वर्ष का। अंकिता के 3 वर्ष पहले ले जाते हैं, अनु के 4 वर्ष पहले, तो अनु अंकिता से दुगनी हो जाती है, 1 2। ये 3 वर्ष पहले 1 है तो ये 4 वर्ष बाद 2 है। अंतर दोनों में, तो 4 वर्ष बाद ये 3 वर्ष पहले 7, तो ऐसे ही अंतर हो गया, एगो प्लस एगो माइनस हो, तो 2 वर्ष पहले से अंतर मिला के 9 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। दोनों बारी बार से निकालिए 9 18, लेकिन 9 18 है कब, 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले अंकिता 9 तो वर्तमान में 12, 4 वर्ष बाद अनु 18 तो वर्तमान में 14। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, 12 वर्ष 14 वर्ष। आगे आंसर सी। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है क्या कि 276 x 1 को 3 से विभाजित किया जाए। 276 है, x और 1 है, ये विभाजित किन से है, 3 से। 3 से विभाजता का नियम आप सभी जानते हैं, आज 3 को ऐसा क्वेश्चन मिल गया। 3 से विभाजता का नियम, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाजित होने के लिए x का क्या होना चाहिए, तो पहले जोड़ देते हैं इसको। 2 7 9 9 6 15 15 1 16। अब 16 के बाद कौन संख्या है जो 3 से कटता है, तो 18। तो इसका योगफल को 18 बनाने के लिए x का मान हम 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो 18 हो जाएगा। तो 18 रहेगा तो कटेगा, तो 3 और जोड़ दें 21 भी तो कटेगा, 5 भी तो हम रख सकते हैं, 16 5 21, और 3 और जोड़ दिया 8 भी तो रख सकते हैं, 16 8 27, सॉरी 16 8 24, तो भी तो कर सकता है। यानी x की जगह हम 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 8 भी। अब यहाँ पे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। x का न्यूनतम मान बताइए कि 3 से कट जाओ तो 2, x का अधिकतम मान बताइए कि 3 से कट जाए तो 8। लेकिन बोल रहा है कि x के संभावित मानों का योग, तो संभावित 2 भी हो सकता है, 5 भी और 8 भी, तो इसका योग क्या हो जाएगा, तो बोले सर 2 5 7 और 8 15 हो जाएगा। क्या कमाल का क्वालिटी का क्वेश्चन दिया है, मजा ही मजा है। आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह मैथ को दौड़ाते हुए, पानी नहीं पीने देना है एकदम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को भी लपेट ही देते हैं। कह रहा है श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा, तो देख लेते भैया। 3 2 5 है, तो 5 2 7 हम काहे नहीं कर देते हैं, तो बोले सर 7 तो एक के ऑप्शन में है ही है, मार दीजिए आंसर। देखिए x हो गया 24 में से 2 गया 22, और 22 में से 2 गया t, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, बाकी आप लपेट दीजिए क्या ऑप्शन में, आंसर मार दीजिए, ऑप्शन नंबर रेडी। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। आंसर भी आप सभी को साथ साथ में कमेंट करते जाना है, और लगातार शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, जितना विद्यार्थी आपके कांटेक्ट में है सबको शेयर करिए, तभी मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊंगा। परिस्थितियां मुश्किलों का सामना करते हुए भी, कभी नेट प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैं आपको बेटर कंटेंट देता हूं, इसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। कह रहा है एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटों में भरी जा सकती है, हालांकि एक रिसाव की वजह से, रिसाव वाला तो कितना क्वेश्चन बना चुका है, 11 घंटे लगते हैं। तो टंकी भर जाने के बाद नल बंद हो गया, तो रिसाव की वजह से खाली होने में, तो मान लीजिए एक नल ये है जो 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, लेकिन ए के साथ एगो बी भी खुला हुआ है, जिसका नाम क्या है, रिसाव। क्या नाम है, रिसाव। तो मेन इसका ये रिसाव है, या छिद्र है, या छेद है। रिसाव के कारण 11 घंटे लग जाते हैं। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 11 इधर 10 इधर, 11:10। ऐसे भी जब जब रिसाव आया उसका क्षमता 1 क्या है, एक अकेले क्षमता 11 है, एक के साथ रिसाव आ गया तो 10, एक कम गया, यानी रिसाव का क्षमता -1। ऐसे भी खाली करने वाला क्षमता निगेटिव होता है, खाली करना भी काम ही है, बस ऋणात्मक ले लिए। अब बोल रहा है कि कितना देर में रिसाव खाली कर देगा, तो 11 है 110, तो 1 के क्षमता से t, यानी t बराबर 110 मिनट में रिसाव खाली कर देगा। रिसाव अकेले 110 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन मिला लो भैया, ऑप्शन नंबर डी। कहीं पर से किसी को दिक्कत है, परेशानी है तो बोलो, और नहीं है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करो, नहीं तो दौड़ा के मारेंगे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27,
बड़ा ही कमाल का और सिंपल मजेदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आकृति के बाईं ओर दर्पण रखा गया। चलो भाई दर्पण, तो दी गई आकृति की उचित छवि, तो दर्पण में हम सभी जानते हैं दाएं बाएं होता है, तो ये वाला इधर का बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, नो डाउट, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। और ये वाला जो है इधर इधर टच कर रहा है, तो इधर बाएं टच कर रहा है तो दाएं टच करेगा, यानी हम कह सकते हैं ए बनेगा। ये दोनों तो कोई कीमत पर नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर को बाएं वाला टच कर रहा है तो इधर जाएगा तो दाएं वाला टच करेगा, ये वाला चूंकि उलट रहा है, दायां बायां हो जाता है, बायां दायां, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग का कंफर्म होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दर्पण छवि। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो इसका तो आपको मीनिंग जानना पड़ेगा। वैकेंट मतलब खाली, एम्प्टी मतलब भी खाली, सीडेंट मतलब गंभीर या शांत होता है। तो CLM बचपन में पढ़े थे, काम मतलब गंभीर या शांत होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, तोड़ा के मारेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए चित्र में समकोण त्रिकोण कितना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। बोलिए सर क्या बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज तो आराम से बना सकते हैं, नो डाउट, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं। तो देख लो आराम से समकोण त्रिभुज बना दो, और क्या, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो तो ऐसे समकोण त्रिभुज बन गया। अब 5 गो 6 गो तो ऐसे ही बन गया। ऑप्शन देखते चलो, 6 गो बन गया, उसके बाद देखो यहाँ से 7 गो 8 गो तो ऐसे बन गया, 9 गो 10 गो तो ऐसे ही बन गया, 10 से ऊपर एक ही गो, ऑप्शन 12 है। बोले सर 2 गो और, तो इसको गिन सकते हैं समकोण त्रिभुज में, हम लोग गिन सकते हैं क्या 12। यदि इसको लंब मानते हैं तो फिर ही समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये तो लंब नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी टेढ़ा, इसको लंब मानते हैं तो फिर ही समकोण त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन ऐसे भी कंफ्यूजन भी है, तो 10 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 12 होगा। आगे बढ़ जाते हैं तूफान के तरह, ऐसे भी आंसर मारिए एकदम, जैसे ही ज्यादा हुआ एक ही को ऑप्शन मिलेगा, आंसर मार दीजिए। आ जाइए नर्मदा और ताप्ती, अरे तेरी की जीके वाला भी एक आधू आ गया है। नर्मदा और ताप्ती किधर की ओर बहती है, तो ये नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, कौन, नर्मदा और ताप्ती। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, बाकी आप मिला लीजिएगा, जीके हम उतना नहीं जानते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है जहां से आप, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये लोगो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले स्टोर पे लिखे आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ये हमारा नंबर है, गूगल पे, फोन पे, सारे यही नंबर है, व्हाट्सएप, या तो यहाँ से बाई पे टच करके डायरेक्ट पेमेंट करिए 499 रुपया में। 1 साल तक मैथ, रीजनिंग, अर्थमेटिक, एडवांस, किरण, यूथ का मैथ, रीजनिंग सबका तैयारी करिए, बिल्कुल धमाकेदार तैयारी, मैथ का बादशाह बन सकते हैं। या ओनली यूथ का सोल्यूशन चाहिए मैथ और रीजनिंग का, तो 199 रुपया पेड कर सकते हैं। जरूर एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और अध्ययन करिए, धुआं कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31, दिया गया चित्र का दर्पण छवि। तो बोले सर बाएं है तो दाएं बन जाएगा। अब दाएं तो एक के ऑप्शन में, मतलब कि उधर का है तो इधर का एक के ऑप्शन में बन ही रहा है, बाकी सब तो उल्टे पुल्टे है, और आकृति भी हो गया, नो डाउट। ये तो देखते ही आंसर मारा गया। आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। कथन पढ़ते हैं, मैं सैनिकों को पसंद करता हूँ, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, मैं सैनिकों को पसंद करता हूं, मैं सैनिक भी बनना चाहता हूं। अब आइए धारणा है, मैं एक सैनिक नहीं हूं, सही बात है। यदि मैं सैनिक नहीं हूं इसीलिए तो बनना चाहता हूं, यदि रहता तो फिर क्यों बनना चाहता, पहला सही। मैं एक सैनिक हूं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मैं सैनिक को पसंद करता हूं, सैनिक बनना चाहता हूं, यानी मैं सैनिक नहीं हूं। केवल धारणा एक अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, मैथ को चीरते हुए तूफान की तरह। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर खोजे। तो खोजिए यार, खोजे लगी टेव चा मोमबत्ती की जरूरत है, देखो मिलेगा। 71 में से 71 से 63 हो गया, कितना घटा, तो बोले सर 8 घट गया। 63 से 55 हो गया, 8 घट गया। यहाँ भी 8 घटाइएगा 55 से तो बचेगा 47, ऑप्शन नंबर ए। कितना कमाल का और इजी क्वेश्चन है, स्पीड तो आप में भी आएगा। प्रश्न है x का मान बताइए। अब x का मान बताने के लिए कौन कौन जरूरी है, तो बोले सर x का मान क्या होगा, उससे क्या मतलब है, इससे तो निकल ही जाएगा x का मान। वो एक बटन उधर जाके घटाइए, तिरछा गुना करिए, x का मान आ गया। इससे क्या मतलब x का मान में a स्क्वायर p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ये तो जरूरी है ही नहीं, बेकार है। तो केवल एक से, यानी हम कह सकते हैं केवल एक ही पर्याप्त है x का मान निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। एक तंबू, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन आया, देखिए मजे का। करा एक तंबू इस प्रकार है कि उसका निचला भाग 24 मीटर की ऊंचाई वाला एक सिलेंडर, मतलब बेलन बना हुआ, निचला भाग है जो बेलन बना हुआ है, जिसका ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई जिसका है कितना 24,
यहाँ से यहाँ कितना है 24 है, बढ़िया बात है। अब कहता है जिसका व्यास 126 है, व्यास मतलब पूरा यहाँ से यहाँ देखा जाए, यदि यहाँ से यहाँ तो 126, तो बोले सर त्रिज्या 63 हो जाएगा, नो डाउट। अभी 63 है, यो वाला भाग 63। आप बोल रहा है 126 मीटर के उसी व्यास के आधार के साथ एक शंकु कोण बनाया गया, ऐसे करके तंबू बना रहे हैं तो ऊपर से ढकेगा ना, तो उसी व्यास के साथ, मतलब इसका भी त्रिज्या कितना है 63 है, और तंबू जो है 80 मीटर तिरछा ऊंचा है, मतलब ये वाला तिरछी ऊंचाई दिया हुआ 80 मीटर। हालांकि ऊंचाई भी हम पता लगा सकते हैं, लेकिन ऊंचाई से जो शंक्वाकार भाग है उसका ऊंचाई से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बोल रहा है उस कैनवास 8 मीटर चौड़ा है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई क्या होगी? तो बोलिए सर आवश्यक कैनवास यानी कैनवास का क्षेत्रफल अब बराबर तंबू में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, यानी तंबू का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं, तंबू का क्षेत्रफल। तो चलिए कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास तो लंबाई गुना चौड़ाई, कैनवास मतलब कपड़ा, तो जिसका चौड़ाई 8 दे दिया, लंबाई मालूम करना है तो L गुने 8। अभी तंबू का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो बोले सर तंबू का क्षेत्रफल में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जुटेगा और शंकु का भी। तब बेलन क्या होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई मतलब 22/7, R मतलब 63, H मतलब 24, अब प्लस शंकु होता पाई RL, तो पाई मतलब 22/7, R तो वही 63 और L मतलब 80। दौड़ा के मारो, आपको फार्मूला याद है तो ये बेलन का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH और कोण यानी शंकु का होता है पाई RL। बस दोनों को रख दिए, लंबाई चौड़ाई इधर लेके चल दिए, अब आंसर आ जाएगा, लपेटा मार दो, देख लो L गुने 8 बराबर। इसको यदि हम काटते हैं तो 7×9 हो जाता है, यहाँ भी 7×9 हो जाता है। अब जरा गौर आप करिएगा तो 22×9 198 होता है, तो 198 हम कॉमन ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 198 हम कॉमन ले लिए। अभी 2 बच गया, आई 24, क्योंकि 22×9 198 दोनों में, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस उधर 80। ठीक है, अब हम 8 से भी काट सकते हैं, लेकिन 8 से पूरा ये 198 काट नहीं रहा है, तो करें क्या? तो कुछ नहीं, L गुने 8 बराबर, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, 98 और गुणा ये कितना है 48 और 80 को जोड़िए तो 128 आएगा। कितना? 128। अब 8 से 128 को 16 8 128 से, अभी 16×98 को गुना करिए तो L का मान आ जाएगा 16 को 8 से गुना करिए, 16 8 128 के 8। अब 8 के गो ऑप्शन में है, ये है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी हम कह सकते हैं कैनवास की लंबाई 3168। कुछ हो किए हैं जी, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्षेत्रफल, यहाँ कैनवास का लंबाई मालूम नहीं है, चौड़ाई 8 है, लंबाई गुने चौड़ाई, आई 2 पाई RH पाई RL कर दिए, कॉमन लिए, कैलकुलेशन लिए, ये तो आपके हाथ का सफाई है। इसको पढ़ने के लिए, इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत है कि दौड़ा के इसको काट देगा एकदम खचाक से, तलवार से भी तेज धार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह बढ़ जाते हैं मैथ को चीरते हुए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पहुंच गए, लपेट दो। यहाँ पे बोल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए और बी दोनों का मान मालूम करना होगा। अरे भैया एक के क्वेश्चन में दो के मान कैसे मालूम करें? तो बोले सर कुछ नहीं, √3 - 1 √3 + 1 इज इक्वल टू है a + b √3। कभी भी ए और बी दो मान निकालना है तो दो समीकरण होना चाहिए, लेकिन एक के समीकरण में दो मान मालूम करना है तो पहले उसी रूप में इसको बैठाओ, √3 - 1 बटा √3 + 1। तो यहाँ भी √3 - 1 बटा √3 - 1, नीचे वाला का चिन्ह बदल के कंजुगेट कर दिए, ये तो a + b √3 होवे करेगा। अब ऊपर a स्क्वायर बी स्क्वायर से टूटेगा, a - b के होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर बचपन से याद है, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो 2 √3, नीचे a + b × a - b, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2। यदि यहाँ पे 3 और 1 4 माइनस 2 √3 अब बटा 2 है, 2 कॉमन लेके काट दें तो 2 यहाँ पर बचेगा और माइनस √3। अब फाइनली ये वाला राइट में तो a + b √3 बचिए रहा। अब ये दोनों में तुलना करिए कि a का मान कौन होगा और b का मान कौन होगा, यही आपको सीखना था। तो सर दिक्कत क्या है, 2 माइनस √3 a, तो इसको हम क्या लिख देते हैं 2 प्लस, ठीक है, माइनस √3, 2 प्लस सॉरी √3 तो है ये, 2 प्लस -1 × √3 बराबर
a प्लस बी रूट 3। अब देखिए ये दोनों का तुलना करिए, एकदम सेम बैठ गया है। अब तुलना करिए, 2 प्लस यहाँ a प्लस था, a का मान 2, -1 इंटू रूट 3 है, b इंटू रूट 3, तो b का मान -1, यानी a का मान 2 एंड b का मान -1। किसी एक का पूछता a का मान तो 2, b का मान तो -1। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, तो 4 और 1 5। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। इसको कंजुगेट के इसी रूप में बैठाए, देखिए यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, इसी रूप में बैठा दिए, a का मान 2 आ गया, b का मान -1 हो गया। अब आराम से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाले, आ गया भैया 5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? बचता है किया यार, लास्ट में तूफान की तरह बचे हुए मैथ और रीजनिंग को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। कहता है 141.5 मीटर लंबी ट्रेन 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। बोले सर प्लेटफॉर्म को जब कोई ट्रेन किसी पोल को किसी सिग्नल को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई दूरी होता है, लेकिन वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो जुड़ता है, तो ट्रेन की लंबाई 141.5, प्लेटफॉर्म की लंबाई p मानिए, लंबाई में दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से करते हैं और 39 सेकंड में। काटिए, लेफ्ट राइट करिए, p का मान निकालिए, 141 काट छाट के 141.5 उधर घटाइए, आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आंसर आपको कमेंट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह हम मैथ को चीरते होंगे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 38। भिन्न का चयन करें, तो चयन करो। यहाँ पे थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, यहाँ पर ई दे दिया है, एफ दे दिया जबकि ई होना चाहिए, तो बोले सर यह गलती होगा। देख लीजिए ना, ए में दिया है 3C 5E, ये 6G दिया है जबकि 7 होना चाहिए, 10J, ये 11 के 14N ठीक है, 15 और 18R भी ठीक है, तो सब ठीक है। हम लोग का गलती ये है, भिन्न ये है बी वाला, यहाँ पे 7 होना चाहिए। बोले ई वाला नहीं हो सकता था, यहाँ सुधार लेना है, गलती है, नहीं तो इसको सुधार दीजिए, ई वाला हो जाएगा आंसर। वो तो आपके मर्जी, ए को कोई गलती है, ठीक है, तो इसको मैंने सुधार दिया, ई वाला हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, सॉरी आकृति भी है, आकृति भी किस में दिया है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन भी देख के आंसर मार। आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह मैथ को दौड़ाते हुए। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 39। यदि समीकरण इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है, स्पेशल अलजेब्रा सुपर 50 में मैंने आपको बताया कि जब a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2 बराबर c2 या प्लस c1 बराबर 0 भी कह सकते, इसका कोई हल नहीं। 3 कंडीशन बताए थे, यहाँ पूछ रहा है कोई हल नहीं, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो जो नॉट इक्वल टू है उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो a1 बटा a2, तो x के बगल वाला a1 यानी 20, फिर x के बगल वाला a2 यानी 50, फिर y के बगल वाला b1 यानी 50, y के बगल माइनस, तो काट दीजिए। अब क्या दिक्कत है, 0 0 कट गया, 25 बटा 2, तो k बराबर 25 बटा 2 यानी 12.5, लेकिन 12.5 कौची में? माइनस में, चूंकि k माइनस है तो माइनस 12.5, k का मान माइनस 12.5 हो गया जी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दौड़ा के इस सब मैथ को तो आप मारेंगे, इतना प्रैक्टिस ही कर चुके हैं। 40 आई गोले की त्रिज्या, बड़ा ही कमाल का VVI कतई जहर क्वेश्चन है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुणी है, बढ़िया बात है। पहले तो हम गोले लिख लेते हैं, अब बेलन लिख देते हैं, त्रिज्या लिख देते हैं, तो गोले की त्रिज्या बेलन के 3 गुनी, मतलब ये x तो ये 3x मान लेते हैं, या 1 तो 3 मान देंगे, लेकिन x तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि त्रिज्या ही पूछ रहा है यहाँ पे, ऊंचाई। अब देखिए आगे क्या कहता है, त्रिज्या की 3 गुनी हो गई, बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के 9 गुनी है। अब ऊंचाई गोला का तो अलग से ऊंचाई होता नहीं, बेलन का ऊंचाई इसी के आधार त्रिज्या का था, बेलन का त्रिज्या x माने इसी का 9 गुनी यानी 9x। अब कहता है कि यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है। अब जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप फंसिएगा। तो चलिए यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। अरे भैया फॉर्मूला तो बेलन में पढ़े हो, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। दौड़ा के मारेंगे। अब मान पुट करेंगे, इसका त्रिज्या अलग है उसका त्रिज्या अलग है, तो 2 पाई, बेलन का त्रिज्या कितना है x,
और इंटू एच प्लस आर, ऊंचाई 9x है, x मिला के 10x बराबर इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोला का त्रिज्या है 3x, इसका क्यूब करोगे ना तो 27x क्यूब हो जाएगा गुणा में। अब क्या है भाई, अब कुछ है ही नहीं, माइंड में ही तो गुणा करना था। पाई से पाई लपेटा मार दिए और काट दें क्या बोले सर, अब कटना क्या है, x दो गो कट गया x, तो एगो x इधर बच जाएगा भैया, और कुछ बचेगा। देखते हैं तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए बचता है कि नहीं बचता है। 3 से 9 तिया 27। अब क्या बचा, तो बोले सर और तो कुछ बच नहीं रहा है, उधर x बच रहा है और इधर क्या बच रहा था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो इधर तो बच रहा है भैया 10 दूनी 20, कितना है 20, और ई कितना हो जाएगा 9 चौके 36, यानी उधर x को रखते हुए इधर 20 और उधर 36 कर देते हैं। 4 से 5 चौका 20, 9 चौका 36, यानी x का मान आ गया 5/9। तो क्या x का मान आंसर होगा। पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई क्या है, तो बोले सर बेलन की ऊंचाई तो 9x है, बेलन की ऊंचाई 9x है। अब 9x, x का मान 5/9 आया, 9 कट गया, यानी बेलन की ऊंचाई 5 हो गया। कमाल का क्वेश्चन यार, देख लो गोले का त्रिज्या बेलन से तिगुना है तो x 3x, बेलन की ऊंचाई उसी के त्रिज्या से 9 गुना है 9x, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों बराबर है। लेफ्ट राइट के काट छाट के x का मान 5/9, x का मान यहाँ 9x में रख दिए, बेलन का ऊंचाई 5। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, दोहरा लेना है। 5 हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए। बचा है क्या 41 में कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में बॉक्सर को कुछ लिखा है, तो कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, बी को सी कर दिया, 1 बढ़ाया है, ओ के क्यूब 2 बढ़ाया है, यहाँ पर 3 बढ़ाया है, फिर 4 बढ़ाया है, फिर 5 बढ़ाया। आप भी 1 2 3 4 5 बढ़ाते जाओ और इसका आंसर कमेंट कर डालो। आगे बढ़ते हैं तूफान। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 लपेटते हैं। बड़ा ही सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या 19:26। छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो 3:4। अरे भैया रेशियो में हम क्या पढ़े थे, 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात रहे, किसी एक में कमी या वृद्धि हो तो शेष को सेम करते हैं। दूध डालते हैं तो पानी सेम, पानी डालते हैं दूध सेम। यहाँ छोटी में 2 बढ़ा रहे हैं तो बड़ी सेम, तो बड़ी को सेम करेंगे। तो बड़ी देखिए तो सेम है, ऊपर 26 नीचे 4 है, क्या करें, ऊपर 4 नीचे 26 से कर सकते हैं। या 26 और 4 का एलसीएम 52 होगा, तो 52 बनाने के लिए ऊपर 2 से था, दोनों तरफ 2 से, और नीचे 13 से कर सकते हैं, तो नीचे दोनों तरफ 13 से, यही नहीं कर सकते हैं 13 से, तो दोनों तरफ 13 से होगा। अब देखिए छोटी संख्या में हमने 2 जोड़ दिया, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया। यहाँ क्या है 19 दूनी 38 से 33 39 हो गया, 1 की वृद्धि यानी कि 1 बढ़ा। निश्चित रूप में 2 बढ़ा, रेशियो में 1 बढ़ा, वृद्धि की तुलना वृद्धि से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या यानी प्रारंभिक बड़ी संख्या, तो 26 दूनी 52। अब 52 दूनी 104 हो जाएगा। क्या कमाल का रेशियो का क्वेश्चन घुमाया है बड़े दिन के बाद। आगे बढ़ते हैं, ये सब तो लॉलीपॉप है, उड़ा दिए होंगे आप लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5-7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है। वाह, फिर तो वही बात है, लेकिन यहाँ योगफल सेम करना है। कह रहा है कि शिवानी है, पी से परिणीता है, 5:7 के अनुपात में बांटा गया। परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है, परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है, तो अनुपात बदल के 3:4 हो जाएगा। अब याद करिए एक कॉन्सेप्ट का कीड़ा आपके माइंड में दौड़ा होगा यदि रेशियो पढ़े होंगे, योगफल समान करना। एक ही धनराशि का आपस में लेन देन किया जाए, एक ही धनराशि को अलग अलग अनुपातों में बार बार बांटा जाए, तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ऊपर परिणीता और शिवानी थी, जोड़ के जितना आना चाहिए, परिणीता शिवानी को दे भी दिया या शिवानी परिणीता को दे गया तो भी जोड़ के उतना ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऊपर जोड़ रहे हैं तो 7 5 12 आ रहा है, नीचे 4 3 7 है। इसका सेम करने का एक ही तरीका, नीचे के योगफल से ऊपर यानी ऊपर 7 से, ऊपर के योगफल से नीचे यानी कि 12 से। मजा ही आ गया, योगफल सेम हो गया, नहीं तो आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि 5 रुपया का लेन देन हुआ है। यहाँ देखिए जो दिया है घट जाएगा, 7 5 35 से 12 3 36, 1 बढ़ गया, 1 लिया है। 7 7 49 से बढ़ चुका 48, 1 घट गया, 1 बढ़ गया। लेन देन यहाँ 5 का, रेशियो में लेन देन 1 का। लेन देन की तुलना लेन देन से पूछ क्या रहा है, विभाजित की गई धनराशि मतलब टोटल निकालना था। कोई गुणा करिए 7 7 49 35 84 ही होगा, नीचे से भी गुणा करिए 84 ही होगा। 84 को गुणा करते हैं 5 से तो 420 आना चाहिए।
नहीं तो आप कर सकते। यानी 420 रुपया को बांटा गया, योगफल समान कर दिया। मजा आ गया रेशियो का क्वेश्चन बना के। आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 44। कहता 4WXZ 8 कुछ दिया हुआ, ऐसे संख्या भी दिया हुआ अल्फाबेट में। उपयुक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाएं और पांचवा था। 8 5 13 हम सीधे दाएं से 8वें के बाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दाएं से 8वां हो गया। इसके बाएं और पांचवा 1 2 3 4 5, यानी ओ हो जाएगा। ओ हो गया ऑप्शन नंबर सी। दाएं से 8वां उसके बाएं पांचवा, तो उसके बाएं तो फिर इधर ना आ जाएंगे। क्लियर है, नो डाउट, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आया क्वेश्चन नंबर 45। रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। अरे भैया, दादी के पुत्री हमारी फुआ होगी, हमारी फुआ के एकमात्र भाई हमारे पिताजी होंगे, यानी हमने अपने पिताजी को ही पढ़ा दिया। यानी कि रमन ने अपने पिताजी को ही पढ़ा दिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46। कमाल का क्वेश्चन है, बड़का गो डायरेक्शन। वो भी दूरी पूछ रहा है तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। बिंदु ओ से प्रारंभ कर एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर चलता है, ए पर पहुंचता है। वहां से बाद दाएं घूम जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहां चल रहा है पश्चिम कितना चला, तो 4 किलोमीटर चला, बढ़िया बात है। पश्चिम की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर चला, फिर क्या बोल रहा है, ए पर पहुंचा। किस बिंदु पर पहुंचा, ए पर पहुंचा, बढ़िया बात है। वह वहां से दाएं, तो पश्चिम जा रहा है तो दाएं ऊपर जाएगा। दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, बिंदु बी पर पहुंचा, बढ़िया बात है, बिंदु बी। फिर वह दाएं घूम गया, बिंदु बी पर पहुंचा, अब दाएं इधर घूमेगा। अब फिर 4 किलोमीटर चला, लो भैया घुमा हुआ चल रहा है, फिर 4 किलोमीटर चला, बढ़िया बात है। अब बिंदु सी पर पहुंच गया, बिंदु सी पर पहुंच गया। उसके बाद वह फिर दाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला, लो भैया यहाँ से 3 किलोमीटर, तो इससे 1 किलोमीटर कम है, 3 किलोमीटर चला और बिंदु डी पर पहुंच गया, यानी ई हो गया बिंदु डी। अब वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अब नीचे जा रहा है तो बाएं इधर चलेगा, समझिएगा एकदम गौर से। नीचे जा रहा है तो बाएं इधर दाएं तरफ चलेगा, बाएं घूम गया, अभी तक तो दाएं ही घूम रहा था, दाएं इधर घुमा, फिर इधर घुमा, फिर इधर घुमा, फिर इधर, अब बाएं घूम गया। नीचे जा रहा है तो बाएं उधर हो जाएगा, बाएं, फिर वह डी तक पहुंचता, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर ई तक पहुंचता। अब 4 किलोमीटर चला और कहाँ पहुंचा, ई तक पहुंचा। उसके बाद फिर देखिए, फिर वह दाएं घुमा, अब उधर जा रहा है तो दाएं नीचे होगा। 5 किलोमीटर चलकर एफ पर पहुंचा, लो अब एफ पर पहुंचा 5 किलोमीटर चलकर दाएं घूमकर, कितना घुमा रहा। अब कहता है बिंदु ए से ई के बीच की दूरी है। अब ए से ई के बीच की दूरी है, ए से ई के बीच की दूरी, मतलब ए बिंदु यहाँ पर है, आई बिंदु यहाँ पर, एफ से इसको मतलब वो नहीं है, यही वाला दूरी पूछ रहा है, ए से ई की दूरी। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इसको हम मिलाते हैं। अब ई वाला 4 है तो ई वाला 4, तो यहाँ से यहाँ तो 8 हो गया, ई वाला कितना होगा, तो बोले सर ये 4 है, आई 3 है, तो ई वाला भाग 1 क्या ना होगा, तो ये 1 हो गया। अब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज। गौर करो इस त्रिभुज पर, गौर करो इस त्रिभुज पर, ये वाला, क्योंकि ये वाला ए बिंदु है, ठीक है, ई वाला जो है ई बिंदु है, यही दोनों के बीच की दूरी तक हमेशा कर्ण निकलता है। ई 1 है लंब, अब आधार है 8, तो कर्ण कितना होगा, यानी ए ई बराबर क्या होगा, तो बोले सर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब हो गया या लंब 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर, आधार हो गया 8 तो 8 का स्क्वायर, 1 और 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया 64 और 1 65, 64 और 1 65, यानी हम लोग का ए और ई के बीच की दूरी हो गया 65। एफ से तो कोई मतलब वो नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं टाइम टेकन क्वेश्चन, दिमाग को चकरा देने वाला, लेकिन हम लोग भी कसम खा के आए हैं कि बहुत तक है बेटा तोरा में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दौड़ा के मारेंगे, लगातार मारेंगे। इसलिए लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना और जम के शेयर भी करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग का हो गया केवल √65 जो ऑप्शन सी दर्शा रहा है, ढक गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, यात्रा की शुरुआत में कार का ऑडोमीटर 3000 किलोमीटर की यात्रा के समाप्ति के बाद वह है 3400 किलोमीटर, मतलब 400 चला। जैसे गाड़ी में देखते हो जो
दूरी बताता है कि कितना आपका गाड़ी चला हुआ है। 8 घंटा लगा तो औसत चाल 8 से भागा दे दीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन किलोमीटर में नहीं पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 50 को 5/18 से गुना करो नहीं आए, काट छाट के दशमलव में आ जाएगा। आपको आंसर कमेंट कर देना। इतना भी नहीं करने आएगा तो दौड़ा के मारेंगे। आंसर कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48। 3 संख्याओं का बाध्य मतलब औसत 21 है। इन आंकड़ों का परास मतलब कि पहली और दूसरी का, पहला और मतलब बड़ा और छोटा का अंतर, परास मतलब परिसर 12 है। दोनों छोटी संख्याओं का अंतर 3 है। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी क्या है? मान लिया जाए कि ABC 3 संख्या है, इन तीनों का माध्य कितना है? तो बोलिए सर माध्य है 21। 3 गो का माध्य मतलब औसत 21 है, तो स्वाभाविक है कि योगफल 63 होगा। योगफल कितना होगा? 63, क्योंकि 21 या 63। तो ये तीनों जोड़ के होना चाहिए 63। पहला बात एकदम हॉट ट्रिक बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें। अब कहता है इन आंकड़ों का परास है 12, मतलब कि बड़ा वाला जो है छोटा वाला से 12 अधिक होगा, या छोटा वाला बड़ा वाला से 12 कम होगा। तो हम छोटा इसको मानते हैं, इसको x मान लेते हैं, इससे ही 12 अधिक x + 12। इसको x मानेंगे तो उसको 12 अधिक। ठीक। अब कहता है 2 छोटी, तो ये तो सबसे बड़ा ही हो गया, तो यही दोनों 2 छोटी है। संख्याओं का अंतर 3 है, तो अंतर 3 है तो सबसे छोटे x है, तो ये x + 3 होगा। अब तीनों को जोड़ के बराबर 63 लिख देते हैं। कमाल है यार। औसत 21 है तो योगफल 21 या 63। अब दोनों का परास है 12, यानी छोटका को x तो बड़का x + 1। और दोनों छोटका में अंतर 3 का है, सबसे छोटा x तो बीच वाला x + 3। जोड़िए x का मान निकल जाएगा x मिला के 3x। 12 और 3 15, उधर जाके घटा दो, बचेगा 48। x का मान हो गया 16 48। सबसे छोटका पूछता तो 16, बीच वाला पूछता 16 3 21, 16 12 28। सबसे बड़ा पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम लोग का आंसर हो गया 28। इसी को कहते हैं नास्ते नाबूद कर देना। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 49 में कथन क्या कह रहा है? एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए। वाह, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। देखते होंगे टीवी पर बैठ के 2-4 को काव माव झाँव झाँव करते रहता है, उसी को कहते हैं ये वाला पेचीदा विवाद, आपस में, ठीक है ना, डिबेट करना, इंग्लिश में डिबेट। तो बोल रहा है क्या कि जब लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि सोच समझ के जवाब देना है, अपने आप को बचाव भी करना, क्योंकि वे बहुत ही बातूनी और बोरिंग होते हैं। अब निष्कर्ष, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होता है, ये कहना तो मुश्किल है, सभी बोरिंग होते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि काफी सक्षम। सभी बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोल रहा है कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बातूनी और बोरिंग होते हैं। अब यहाँ पे ये भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिर लगा दिया कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा, ये क्या बोल रहा है कि काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी होते हैं, लेकिन बुद्धिमान के साथ बातूनी भी होना चाहिए। सिर्फ बुद्धिमान से सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं, ये भी कहना मुश्किल। सभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, जो मतलब बात करने में भी सक्षम है, बुद्धिमान भी है, वही होंगे। तो यहाँ पर भी सभी वाला लगा दिया तो गलती हो गया, यानी हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को, रीजनिंग को चीरते हुए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सेंचुरी मार दी। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। वाह, सिक्का वाला क्वेश्चन बहुत दिन के बाद। 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, 1 रुपये हैं और 5 रुपये। सिक्कों का अनुपात है 2 3 5। रकम 116, तो 50 पैसे के सिक्के। सिक्के संबंधित प्रश्न हम अपने असाइनमेंट से आपको बताएं, उसमें बारीकी से अलग टाइप बताए थे कि सिक्कों का मूल्य यदि निश्चित राशि रहे तो अनुपात को भी मूल्य में बदलना है। तो यहाँ 116 रुपया, यहाँ गिनते हैं कई रुपया। बोले सर 2 को 50 पैसा वाला तो 1 रुपया होगा, 3 को 1 रुपया तो 3 रुपया होगा, अब 5 को 5 रुपया तो 25 रुपया होगा। तो 25 3 28 से 29 रुपया हो गया। टोटल धन 116, रेशियो के अनुसार टोटल 29। टोटल की तुलना टोटल से उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 2 से। 1 रुपया वाला पूछता तो 3 से, 5 रुपया वाला पूछता तो 5 से, तो 2 से। 29 चौके 116, 4 दूनी 8, 50 पैसे वाले 8 सिक्के। टकाटक आंसर, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। कह रहा है 51 में कि दिए गए कथन पर विचार करें। तो विचार करिए ना, 1 आध घंटा की दिक्कत है, विचार करिए और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में से कौन से कथन अंतर्निहित है। तो कथन
इस कंटेनर में गैस है, बस इसी पर आप धारणा, इस कंटेनर में गैस है। अब कंटेनर में ऑक्सीजन है, कंटेनर में हीलियम है। अब ये कैसे आप कह सकते हैं? कंटेनर में गैस है तो कुछ हो गैस रह सकता है, एलपीजी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। ये बोल रहा है उसमें क्या है, हीलियम है, ऑक्सीजन है। ये कहना मुश्किल है, केवल कंटेनर से कैसे पता चलेगा? तो हम कह सकते हैं कि ना तो एक ना ही दो अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52। बोले सर इसको हल करना है, तो हल करो ना भैया। 147 को हम 49 गुना 3 लिख सकते हैं ना जी। तो 49 बाहर निकलेगा तो 7 बन जाएगा, तो 21√3 हो गया। अब यहाँ ये माइनस, इसका तो एक होगा तो ऊपर 7 और नीचे 3√3 हो जाएगा, प्लस ऊपर 7 और नीचे सिर्फ √3 हो जाएगा, बटन में कुछ नहीं तो 1। अब आ जाइए मजा, अब 3√3 कॉमन हो गया। अभी 3√3 इसमें गुना होगा, तो 3√3 21 तिया 63, और फिर ही वाला √3 गुना होगा 3, तो 63 तिया कितना होगा? तो बोले सर 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 189 हो जाएगा। गुना करिए ना, 189, 21 से भी 189 होता है, दोनों गुना होकर रखना। ये तो 7 रहेगा, अब प्लस √3 तो खत्म हो जाएगा, तो 7 या 21 हो जाएगा। आप गुना करेंगे 189 और 21 को यदि हम जोड़ें 189, तो 189 या 190, और यहाँ पे जोड़ दे कितना 20, तो यानी हम कह सकते हैं कि 210 हो जाएगा। और हमें अब 7 घटेगा, 210 में से जब 7 घटेगा तो होगा 203। अब बटा में 3√3, अब बटा में 3√3 तो कोई में ऑप्शन वो नहीं है। सबसे बड़ा बात तो यहाँ पे हम फंस गए कि बटा में 3√3 कोई ऑप्शन ही नहीं। तो बोले सर आप क्या करें? तो अब करना कुछ होने है बाबू, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, तब क्या होगा? तो ऊपर हो जाएगा 203, 203 है तो 203 ही रहेगा। आप घटा सकते हैं ना, देखिए ना यहीं पे देख लीजिए, 189 से ही 7 घटा दीजिए, 189 से 7 घटा देंगे 100 हो जाएगा 82, 182 में 21 जोड़ दीजिए, आ जाएगा कितना 203। ये दोनों है 3 और √3 गुना होकर 3, तो 3 तिहाई 9, 203/9√3। अब हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। चकराने के लिए कैलकुलेशन देता है, लेकिन हम लोग मैथ को ही चकराने में बादशाह हो गए और आगे भी होते रहेंगे। बस अब लास्ट होने वाला है, जाते जाते यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक भी बच्चे आपके जानकारी में वंचित नहीं रहना चाहिए। भलाई का काम है, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, जरूर शेयर करो, लाइक करने में कंजूसी मत करना। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, तो यहाँ पे आंसर हो ही गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता और किया गया कार्य कितना है 2000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा? तो बोलिए सर बल, हवाई जहाज इतना की दूरी तय करता है, तो हम सभी जानते हैं कि बल बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, हम सभी जानते हैं। हालांकि फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आ गया तो मैं बता ही देता हूं। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है बल, तो बल बराबर हो जाएगा कार्य और बटा विस्थापन, कार्य बटा विस्थापन। अब कार्य क्या हो गया? तो बोलिए कि सर 400 मीटर की दूरी विस्थापन हो गया, विस्थापन मतलब दूरी। अब कार्य क्या हो गया? तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, और किया गया कार्य कितना है? तो किया गया कार्य है 2000 जूल, तो कार्य ऊपर 20,000 जूल, और नीचे विस्थापन मतलब दूरी कितना 4000। अरे बचपन से पढ़े यार, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यही ना पढ़े? तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन पढ़े, यही सब रटे हुए। तो हम फिजिक्स केमिकल से डरते क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। तो कार्य ऊपर विस्थापन नीचे, क्योंकि बल पूछ रहा है, काट दो, 5 बार में कच गया, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, दौड़ा के मैथ, अब फिजिक्स भी आ गया, फिजिक्स को भी दौड़ा के मारते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 को लपेट देते हैं बड़ा ही मजे से। कह रहा है एक टैंक को 3 आवर्स में नल ए भर सकता है। नल ए है जो 3 घंटा में, 3 आवर्स में, बी जो है 4 आवर्स में भर सकता है, और सी जो है 6 आवर्स में खाली कर सकता है। बोले सर क्षमता निकाल लो, 1/3, 1/4, 1/6, हारो कैल्शियम 12, तो 4 × 12, 4 × 12, 6 × 12, ये नेगेटिव ले लेंगे।
कहता है यदि सभी तीनों नली एक साथ खोले जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए कितना समय। बोले सर किसी एक को लेकर चलेंगे 12, तीनों को खोलेंगे 4 3 7 में से 2 घट गया 5 की क्षमता से टी, यानी टी बराबर 12/5 घंटा में है तो घंटा यानी आवर्स। कौन बड़का बात हो गया, तो ऐसे ही आंसर दिया हुआ है। यानी पूरी तरीका से हम नास्ते नाबूद कर दिए। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, नास्ते नाबूद करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आपसे लास्ट में कहें कि जो भी बच्चा अभी तक वंचित है, लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करो और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करो ताकि मैं रेगुलर बेस्ट कंटेंट आपको दे पाऊं। आपको करेंट अफेयर जीके का बहुत सारा मिल जाएगा। आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस सेशन मैथ और रीजनिंग का कम मिल पाता है और ये रिजल्ट में हम भूमिका निभाएगा। बस सेट मारते रहो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55। किसी संख्या का 5/12 3/4 है। किस संख्या का 5/12, तो कोई संख्या x मान लीजिए, इसका 5/12 जो है किसके बराबर है, 3/4 है। तो संख्या कितनी है, यानी x का मान निकालना। तो कौन बड़ा बात है भाई, 4 से 4 तिया 12, तिरछा गुना होगा, x बराबर उधर 3 तिया 9 और नीचे हो गया 5। 9/5 को 1.4/5 लिख दें। किसी में हिम्मत नहीं है कि मना कर दे। ऑप्शन नंबर ए, यानी 16वां 55 को नास्ते नाबूद कर दिए हैं। इसी प्रकार से आप सभी के प्यार के वजह 17वां 18वां और लगातार चलते रहेगा। एग्जाम तक दौड़ा दौड़ा के मारते हुए पूरा मैथ का बादशाह बनेंगे। एग्जाम में यदि डिले भी हो तो भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर हाल में इस बार हमें सिलेक्शन देर सही लेकिन दुरुस्त सिलेक्शन लेना है तो लेना है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।